हेलो दोस्तों, जय मां भारती। दोस्तों, आज हमारी वीडियो में हम बायोसावर्ट के नियम के अनुप्रयोग में दूसरा अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे। और पहला अनुप्रयोग हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। हमने हमारे पिछले वीडियो में बायोसावर्ट के नियम में वर्ता जो एक वर्ताकार धारावाही कुंडली थी, उसके केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने ज्ञात किया था। एक वर्ताकार ये हमने कुंडली ली थी, धारावाही कुंडली। इसके केंद्र के ऊपर हमने चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया था, म्यू नोट आई अपॉन 2r। आई इस कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित हो रही थी, r इसकी त्रिज्या थी। ये हमने हमारे पिछले वीडियो में देख लिया है बायोसावर्ट के नियम का अनुप्रयोग एक। अब हमारा दूसरा अनुप्रयोग होगा बायोसावर्ट के नियम का, कि हमने पहले अनुप्रयोग में ये जो वर्ताकार कुंडली है उसके केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया है। और अब हम इसकी एक्स के ऊपर कोई बिंदु लेंगे P। इस बिंदु P के ऊपर इस वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान उसके हम ज्ञात करेंगे। इस वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण इस बिंदु P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की गणना हम आज की वीडियो में करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बायोसावर्ट के नियम के अनुप्रयोग के अंदर वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उसकी एक्स पर स्थित किसी बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र। आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्ताकार धारावाही कुंडली के एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र। वर्ताकार धारावाही कुंडली के एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्ताकार धारावाही कुंडली के एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करना। तो हम एक वर्ताकार धारावाही कुंडली ले लेते हैं। यह हमारी वर्ताकार धारावाही कुंडली है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको वर्ताकार बोल रहा हूं और इसको मैंने वर्ताकार नहीं बनाया। देखिए, इसको मैंने वर्ताकार इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि ये वर्ताकार तो है ये, लेकिन ये ऐसे नहीं रची हुई है। ये यदि ऐसे रची हुई होती तो मैं इसे वर्ताकार ही बनाता, लेकिन ये मेरे इस बोर्ड के तल के लंबवत है। इस तल के लंबवत है और हमें इस एक्स के ऊपर किसी बिंदु पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ये देखिए, इस एक्स पर जो एक्स का जो आगे वाला सिरा दिख रहा है उसके ऊपर हमारा कोई बिंदु होगा, उसके ऊपर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। हमारी स्थिति यह है, लेकिन हमने इसको इसके ऊपर दर्शाने के लिए, इस तल पर दर्शाने के लिए इसको अंडाकार में बनाया है। अब देखिए, इसकी त्रिज्या होगी हमारी, हम r त्रिज्या ले लेते हैं और इसकी x के ऊपर कोई बिंदु है P। इसके ऊपर हमें चुंबकीय, इस वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। वो हम कैसे करेंगे, देखिए, समझिए आगे का प्रोसेस। अब आप एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये r है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा r है, r इसकी त्रिज्या है। अब आप ध्यान से समझिएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, इसके सारे आप अच्छे से समझ जाएंगे। ये देखिए, मैंने इसको इसके ऊपर से गुजारा है। कैसे, अब ये भी समझ लीजिए ये कैसे रखी हुई है। ये देखिए, मैं इसकी एक्स यहां से निकाल रहा हूं। आप आगे वाले हिस्से पर देखिए, पीछे आपको आगे इधर देखिए, ये देखिए, यहां आपको ये एक्स नहीं दिखाई दे रही है, ये एक्स नहीं दिखाई दे रही है, ये एक्स ना, ये नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये ऐसे रखी हुई है। और यहाँ पे आपको पहले एक्स दिखाई दे रही है, इसलिए हमने इस एक्स को इसके ऊपर से गुजारा है। समझिएगा आप, इसलिए हमने इस एक्स को ऊपर से गुजारा है। ये इस प्रकार रखी हुई है।
ये है। अब देखिए, ये मैंने इसको ब्लैक ब्लैक क्यों दर्शाया है, ये भी आप समझ लीजिए। देखिए, ये हमारी कुंडली है और ये इस प्रकार से रखी हुई है। ये यहां से हमें ये दिखाई दे रहा है इसका, यहां से देखिए आप ध्यान से, ये मोटी मोटी दिखाई दे रही है वर्ताकार धारा कुंडली की। मैंने इसको यहाँ पे ये दर्शा दिया। यहाँ पे हमें एक ऐसे बिल्कुल लाइन से दिखाई दे रही है, लेकिन ये एक्स इसके ऊपर से गुजर रही है, हमने इसे एक्स को यहाँ से गुजार दिया। बस यही समझाने के लिए, मतलब ये कुंडली हमें यदि देखें तो ये ऐसे है। अब चलो, यहां तक समझ में आया। अब हम इसके अंदर धारा प्रवाहित करते हैं, हम इसके अंदर धारा प्रवाहित करते हैं। अब देखिए, ये इसके अंदर धारा प्लस से माइनस की ओर जाएगी, तो इसमें धारा इस प्रकार प्रवाहित हो रही है। प्लस से माइनस की ओर, यानी कि इसके अंदर धारा एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही है, वामावर्त। तो आप देखिए, अब हम इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे। बायो सावर्ट का अनुप्रयोग है, तो जाहिर सी बात है बायो सावर्ट के नियम का अनुप्रयोग इसमें, मतलब बायो सावर्ट के नियम की इसमें आवश्यकता हमें रहेगी। तो कैसे रहेगी, मान लो हम यहाँ पे एक अल्पांश मान लेते हैं, छोटा सा अल्पांश मान लो, मैंने यहाँ पे एक अल्पांश मान लिया डीएल। ऐसे ही एक अल्पांश मैं यहाँ पे नीचे भी मान लेता हूं डीएल। अब इस डीएल को इस बिंदु P से मिला दूं, ध्यान से देखिएगा, मैं इस डीएल अल्पांश को इस बिंदु P से मिला रहा हूं। इसकी दूरी R है और इसकी दूरी हम, ये सेंटर O है और इसकी दूरी हम X ले रहे हैं। ये इसकी दूरी O से P तक की दूरी X है और ये हमने R कर लिया। यहां से इस डीएल को भी, इस अल्पांश को भी यहां पे इसको मिला देंगे। ये देखिए, ये दूरी भी R हो जाएगी, ये हमारी त्रिज्या रहेगी R, ये हमारा सेंटर O। आप यहां से देखिए, मैंने एक अल्पांश डीएल लिया है। अब देखिए हम बायो सावर्ट का नियम कैसे करेंगे। हमने बायो सावर्ट के नियम पढ़ा था, यदि कोई धारावाही तार होता है, उसके अंदर यदि आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो हम उसके अल्पांश से कोई बिंदु R दूरी पे कोई बिंदु होता है हमारे पास P, इस तार का एक हम अल्पांश लेते हैं डीएल। तो इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हमने बायो सावर्ट के नियम से निकाल रखा है। कैसे हमने क्या निकाल रखा है बायो सावर्ट के नियम से, कि इस अल्पांश डीएल के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB इज इक्वल टू म्यू नोट, इसके अंदर धाराएं प्रवाहित हो रही है, तो म्यू नोट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे ये आर है, यानी कि तो अल्पांश से बिंदु की दूरी है उसके वर्ग के, ये उसका वर्ग। ये हमने बायो सावर्ट का नियम निकाल रहे हैं, हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है क्या, अल्पांश डीएल है, बिंदु P है, बिंदु P उसकी दूरी R है, यानी कि हमारे पास अल्पांश है, कोई बिंदु P है, इस बिंदु P से अल्पांश की दूरी R है, पता चल रहा है ना, और यहाँ पे कोई कोण थीटा होगा। तो अब हमें इस पर बायो सावर्ट का नियम लगाने के लिए थीटा की जरूरत पड़ रही है, साइन थीटा, यानी कि हमें इस अल्पांश और ये जो इस बिंदु P को मिलाया जा रहा है, इन दोनों के बीच हमें थीटा का मान पता करना है। वो देखिए, इसको मैं आपको दो तरीके से बता रहा हूं। आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि किसी वर्त, ये वर्त है, किसी वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लंब होती है, लंब यानी 90 डिग्री। ये प्रमेय आपने पढ़ी थी और आपने उस प्रमेय को सिद्ध भी किया था कि वो छोड़िए, मतलब ये लंब होती है इसके ऊपर, यानी कि इसके साथ थीटा का मान 90 डिग्री, ऐसा तो पता चल गया। लेकिन हमने तो प्रमेय पढ़ी थी, हमें कैसे, हमें तो ये, क्या आपको ये 90 लग रहा है कर, देखिए ध्यान से, बताइए, मैं बोल रहा हूं ये जो ये रेखा है,
ये इस बिंदु पर लंब है, लेकिन हमें तो ये लंब नहीं दिखाई। 90 डिग्री मतलब लंब का मतलब 90 डिग्री है, उस वो प्रमेय से तो ये 90 डिग्री वो प्रमेय कह रही है कि वर्त के बाह्य बिंदु से इस बिंदु पर ये जो रेखा स्पर्श रेखा है स्पर्श बिंदु पे स्पर्श करती है, वहां पे कोण 90 डिग्री है। लेकिन हमें तो ये 90 डिग्री नहीं दिखाई दे रहा है, ये 90 से कम है। 90 तो ऐसे होता, 90 तो ऐसे होता ना भाई, लेकिन ये 90 है। ये कैसे है वो हम अभी देखेंगे अभी क्या दिक्कत है हमारे पास, है ना। ये कुंडली है तो क्या दिक्कत है देख ही लेते हैं। मान लो ये हमारा यहाँ वाला अल्पांश डीएल है। देखिए ये ऐसे रखी हुई है, आप कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी। ये देखिए ये ऐसे रखी हुई है, ये इसके ऊपर से ये एक्स को हमने गुजार रखा है, यहाँ में ये दिख रही है वर्ताकार, तो इसको मैंने ब्लैक से शो किया है ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। ये त्रिज्या हमारी आर, ये त्रिज्या हमारी आर है, और ये हमारा प्लस, ये हमारा नेगेटिव है, हमारा पॉजिटिव है। इसमें धारा एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ध्यान से, इसमें धारा एंटी क्लॉकवाइज। यह हमारा अल्पांश है। अब देखिए इस अल्पांश से ये रेखा खींचते हैं, देखिए कैसे ये रेखा बनाते हैं हम। ये लीजिए साहब, हमने लगा दिया इस अल्पांश से इस बिंदु P पर। यहां पे ये हमारी एक्स है, ध्यान से समझिए आप, बस देखते रहो। समझना आपका काम है, समझाना मेरा काम है। ये दोनों जहां मिल रहे हैं वहां पे बिंदु P है। देखिए आपको दिख रहा है ये हमारा अल्पांश है। अब आपको देखने पे कोण तो 90 नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं ये कोण 90 है। क्या आपको 90 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखिए भाई साहब, हमें तो 90 नहीं दिख रहा, 90 से कम है। लेकिन ऐसे नहीं देखना है हमें। अब आप ध्यान से देखिए, अब इस एंगल को देखिए साहब, ये 90 है कि नहीं? देखिए ध्यान से, ये इसके बीच और इसके बीच इस बिंदु, ये इस परिधि पर तो होगा कोई बिंदु, ये अल्पांश इस परिधि पे तो मानना है हमने, इस परिधि के साथ। और ये देखिए हमारा इसके साथ कोण 90 है कि नहीं, आप खुद ही बताइए। ये एंगल 90 है कि नहीं भाई? अब मैं इसको ऐसे कर लूं, जरूर थोड़ी है इसको सीधा रखूं, इसको सीधा रखो, कोई ये तो ऐसे दिख रहा है हमारा, लेकिन हमें तो ऐसे देखना है। या मैं इसको ऐसे कर लूं तो भी 90 रहेगा, ऐसे कर लूं तो भी 90 रहेगा भाई, ये कम थोड़ी होने वाला है। ये 90 तो है इस अल्पांश के साथ, हमने एक अल्पांश माना है भाई, इस अल्पांश के साथ तो 90 डिग्री पे है ये देखिए। अब भलाई मैं इसको कैसे भी घुमाऊं, मेरी मर्जी, आपकी मर्जी, आप करके देख लेना घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 90 रहेगा। तो आप समझ में आया? वो 10th में परिमेय पढ़ते थे कि भाई वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई रेखा इसके ऊपर लंब होती है। वो कैसे होती है ये देख लीजिए आप, ये लंब ऐसे होती है। तो हमारा वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ और ये भी क्लियर हुआ। तो हमारे पास आई धारा, इसमें आई धारा हमने दे रखी है, और धारा वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही आई धारा दे रखी है। अल्पांश ये रहा, बिंदु P है, इस बिंदु के ऊपर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो निकाल सकते हैं ना बाइसॉट के नियम से। थीटा में पता चली गया 90 डिग्री, मतलब इस अल्पांश के यहां भी तो 90 होगा भाई, यहाँ अलग थोड़ी है, ये भी तो 90 है स्पर्श रेखा। एक यहाँ चीज थी, एक यहाँ चीज तो वो भी तो 90 रहेगी। यानी कि ये एंगल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यहाँ पे हमारा एंगल है 90 डिग्री, इस बिंदु की ये R है, ये R है, ये हमारा त्रिभुज हो जाएगा ODP। मतलब इसके अंदर हम इस R को ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं ना, ये समकोण त्रिभुज है। वैसे तो ये एंगल यहाँ पे 90 नहीं है, यहाँ से 90 है। आप कह रहे हो यहाँ पे 90 कर दिया, यहाँ पे ये 90 ऐसे नहीं है भाई, ये तो उसके साथ है। ये जो रेखा है ये इस अल्पांश के साथ 90 है, इसके साथ 90 थोड़ी, इसके साथ तो 90 ये है, ये त्रिज्या। तो यह 90 यानी कि समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसके ऊपर हम निकाल के R का मान निकाल सकते हैं ना भाई। पाइथागोरस प्रमेय, बोधायन प्रमेय से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो हम इसका मान निकाल के R की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमारा ये R क्या है, ये हम निकाल लेंगे यहाँ पे, और थीटा में पता ही है, तो बाइसॉट के नियम से इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हम निकाल लेंगे। फिर ये जो अल्पांश है, छोटे छोटे अल्पांश रहेंगे इस पूरी वर्ताकार धारा कुंडली में, इन छोटे छोटे अल्पांश का हम क्या करते हैं, उन सबको जोड़ने के लिए समाकलन कर देंगे। तो हमारे पास इस पूरी वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात हो जाएगा। चलो भाई, इतना काम कर लिया, धारा प्रवाहित हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, कर लिया भाई इतना काम।
चलो अभी आगे करते हैं। ये धारा प्रवाहित हो रही है और ये मैंने इसको ये दे दिया, ये लो भाई, ऐसे है धारा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही है। ये हमारा एक अल्पांश यहाँ पे, एक अल्पांश यहाँ पे। ये तो हमें इतना तो क्लियर, आई होप आप समझे। आप बस कॉन्सेप्ट समझिए, ये समझ में आ गया ना आपको डायग्राम, तो फिर ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये बस पता चलना चाहिए। बाई शॉर्ट कहीं आपने निकाल रखा है, वैल्यू तो पुट करनी है इसके अंदर, बस मेन तो यही है, ये 90 कैसे हुआ। अब हमें इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी वो हमें अभी देखनी है। दिशा नहीं पता करें भाई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी तो होगी इस बिंदु के साथ है, तो वो क्या है वो अभी हम देखते हैं। देखिए भाई, इसके अंदर धारा एंटी क्लॉकवाइज हो रही है प्रवाहित, ठीक है भाई, एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं। ये हमारी कुंडली है, देखिए ब्लैक 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 ब्लैक, ठीक है। ये एक्स, ये एक्स के ऊपर से जा रहा है, ठीक है। धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि हमारा यहाँ पे जो अल्पांश है, ये देखिए ये त्रिज्या है आर, ये अल्पांश यहाँ से जा रहा है ना, मैंने इसको टेढ़ा आपको समझाने के लिए कर रखा है, जबकि ये ऐसे रखा हुआ है, तो ये रखा है, ये अल्पांश यहाँ पे अल्पांश है, इस अल्पांश में से धारा कैसे जा रही है, ऐसे, समझिए आप, इसमें धारा कैसे जा रही है, ऐसे, यानी कि इधर नीचे से ऊपर की ओर, देखिए आप, नीचे से ऊपर की ओर, समझे ना। ये देखिए भाई, एरो का निशान है ना, ये यहां से यहां, यानी कि यहाँ पे हमारा अल्पांश पड़ा हुआ है, ये समझाने के लिए मैंने टेढ़ा किया, जबकि है तो ये ऐसे ही। अब इस अल्पांश में धारा क्या, देखिए अब समझिए, कोई जल्दी नहीं है, ऐसे रखा हुआ है, धारा हमारी ऐसे आ रखी है, मैंने टेढ़ा इसको इस डायग्राम के लिए किया है, जबकि ये है ऐसे, यानी कि धारा यहां से यहां, यानी कि हमारे जो ये ऊपर वाला अल्पांश है, इसके अंदर धारा की, इस ऊपर वाले अल्पांश के अंदर धारा की दिशा इधर से इधर है। तो हमारा दाएं हाथ, ये सीधे हाथ का नियम, हथेली का नियम क्या कहता है कि हमारे अंगूठे हैं, उस अंगूठे को धारा की दिशा में कर लो, ठीक है भाई। धारा ऐसी जा रही है ना, समझिए आप, ऐसे, यानी कि मैंने इसको तो अंगूठे को धारा की दिशा में किया, कर लिया भाई, ठीक है। धारा ऐसी तो जा रही है नीचे से ऊपर की ओर, तो ये मैंने अंगूठे को धारा की दिशा में कर लिया, अंगुलियां मैंने बिंदु की तरफ खोल दी। अब जो हथेली है ये लगा ही लेता हूं भाई, समझ में नहीं आ रहा होगा। ये लो भाई, अंगूठे को कर लिया धारा की दिशा में, अंगुलियां मैंने खोल दी बिंदु P की तरफ। अब जो ये हथेली है ये चुंबकीय क्षेत्र, अब जो ये हथेली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी, यानी कि ये जो बिंदु है, इस बिंदु के लंबवत हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। फिर से समझिए, देखिए इसमें धारा प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि मैंने इसको ऐसे किया, धारा नीचे से ऊपर, कुछ नहीं कर रहा हूं भाई, सेम ही आप घर पे करके देख लेना अच्छे। आप यदि घर पे करोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। आप ऐसे, आप देखिए धारा इसमें जा रही है, ये मैंने सीधा हाथ लिया, इसको मैंने ऐसे अंगूठे को धारा की दिशा में रखा, अंगुलियों को मैंने बिंदु की तरफ खोल दी जिधर बिंदु है। अब जो ये हथेली है वो चुंबकीय क्षेत्र की, इस हथेली के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, यानी कि इधर हमारी दिशा थी, अंगुलियां मैंने बिंदु की तरफ खोल दी। अब ये जो हथेली है इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, यानी कि इस बिंदु P के लंबवत चुंबकीय, इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत होगा। ये dB, ये हमने ये इसकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल ली है। कैसे, हमारे दाएं हाथ, दक्षिण हाथ, हस्त जो दाएं हाथ है, इसकी हथेली के नियम से हमने ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लिया है। अब इस अल्पांश के कारण, इस अल्पांश के कारण इसके लंबवत होगी, तो इस अल्पांश के कारण इसके लंबवत इधर हो जाएगी, तो इसके लंबवत कर दो। ये लो भाई, इस अल्पांश के कारण इधर चुंबकीय क्षेत्र, इस अल्पांश के कारण इधर चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे इधर छोटे छोटे चुंबकीय क्षेत्र होंगे, तो इस बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र होता जाएगा। तो अब हम ये कोण मान लीजिए हमारा, मैं अल्फा मान लेता हूं, तो ये कोण भी अल्फा, और
इसका हम अभी घटक कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा घटक घटक होगा ये चुंबकीय क्षेत्र पूरी कुंडली के कारण होगा, तो हम घटक के द्वारा देख लेंगे इस बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो घटक करने के लिए देखिए, अब देखिए यदि ये कोण अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, और ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। कुछ नहीं, क्या त्रिकोणमिति वाला है ना, वो ज्योमेट्री वाला, उसमें ये कोण अल्फा है तो ये भी, यानी ये थीटा है तो ये थीटा, ये हमने कर दिया। अब घटक कैसे करते हैं कि ये लो भाई, ये मैंने इस एक्स को आगे कर दिया। अब घटक एक्स के जो ये थीटा है, एंगल है, उसके साथ वाला घटक तो कोस थीटा होता है, और उससे दूर, थीटा से दूर वाला घटक साइन थीटा। तो ये हो जाएगा, ये डीबी के साथ है ना, तो डीबी कोस अल्फा, अल्फा माना ना अल्फा, ये इस प्रकार से हमने घटक कर लिया भाई इसके। ये हो गया डीबी कोस अल्फा, यानी अल्फा के थीटा के साथ वाला घटक कोस अल्फा, यानी डीबी कोस अल्फा, और ये हो जाएगा अपना थीटा से दूर वाला घटक, ये डीबी साइन अल्फा। ठीक है, अब ये थीटा के साथ वाला घटक डीबी कोस अल्फा, और इसके थीटा के दूर वाला घटक डीबी साइन अल्फा। ये हमने इसके घटक कर लिए। ठीक है, ये थीटा के दूर वाला घटक डीबी कोस अल्फा, ये डीबी कोस अल्फा, ये दूर वाला घटक डीबी साइन अल्फा, डीबी साइन अल्फा, ये हमने कर लिया। अब देखिए हमने ये घटक कर लिया। अब हमें बायो-सावर्ट का नियम यहाँ पे लगाना। ये हमारा अल्पांश रहा, ये बिंदु P है, और इसकी जो दूरी है वो R है। ये दूरी हम R इसको निकाल सकते हैं। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज ट्रेंगल, ये कोण हमारा 90। आप कहोगे ये भी 90 था, ये 90 इस बिंदु और इस रेखा के साथ था, जबकि इस त्रिभुज में 90 डिग्री ये है। तो इसके अंदर हम इस आर का मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम इस आर का मान निकाल सकते हैं। कैसे, देखें, ये त्रिभुज ओ डी एल पी, ओ डी एल पी, इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय से इस आर का मान कैसे निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर, जो कर्ण है उसका स्क्वायर कर दो, और लंब है उस बराबर में लंब और आधार के स्क्वायर को जोड़ दो, तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर, ये बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के, इन दोनों के योग के बराबर होता है ये कर्ण। तो इसके अंदर कर्ण कौन सा होगा, यानी समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण, समकोण कोण के सामने की भुजा कर्ण, और ये थीटा के सामने की भुजा लंब, बाकी बची जो आधार। तो कर्ण हो जाएगा हमारा आर, आर का स्क्वायर इक्वल लंब, लंब हो जाएगा ये, यानी कि ये आर का स्क्वायर प्लस ये हमारा कैपिटल आर त्रिज्या है, ध्यान रखिए ये दूरी है ये स्मॉल आर, और फिर आधार हमारा है एक्स, ये हमारा एक्स। ठीक है, ये स्क्वायर है, इसको रूट में भेज देंगे तो आर बराबर आ जाएगा रूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ये हमारा आर का मान आ गया, रख दो यहाँ पे आर बराबर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, यहां भी कर दो रूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ये हमारा आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम बायो-सावर्ट का नियम लगा सकते हैं क्या। थीटा हमें पता है, यहाँ ये वाला थीटा 90 डिग्री, इसकी दूरी आर पता है बिंदु, और ये अल्पांश डीएल, यानी अल्पांश डीएल के कारण ये थीटा में पता चल गया, यानी बायो इस अल्पांश डीएल के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हम बायो-सावर्ट के नियम से बायो-सावर्ट का नियम लगा देते हैं, यानी कि डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आई अल्पांश कितना है, डीएल ले रखा है, डीएल साइन थीटा, थीटा हमने 90 निकाल रखा है, ये थीटा ये 90 डिग्री। ठीक है, देखिए कैसे हुआ, ये हमारा कोई ये डीएल अल्पांश है और ये बिंदु P है, तो इसके साथ ये
90 डिग्री कोण पे है, 90 डिग्री के एंगल पर है, ये हमारी ये अल्पांश। तो म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा की जगह 90 डिग्री 4 पाई आर का स्क्वायर, यानी कि दूरी, जो ये दूरी है बिंदु पी की अल्पांश से उसका स्क्वायर। तो दूरी हमारी ये है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पूरे का होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। इसके द्वारा भी यही आएगा। इस प्रकार इस पे छोटे छोटे अल्पांश है, हम उन सब का समाकलन कर देंगे, तो फिर हमारे पास इस वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त होगा। आप यहां तक कीजिए, मैं तब तक ये जो ये है ये हटा देता हूं। ठीक है, ये हमारा इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमने निकाल लिया। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, ये अल्पांश डीएल है, इस डीएल के कारण इस बिंदु पी पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, इसके ऊर्ध्वाधर घटक, ये जो घटक है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तो निरस्त हो जाएगा। निरस्त कैसे होगा, वो कट कैसे जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में विपरीत है। ये दोनों ऐसे खींचेंगे तो अब देखिए भाई, दो समान चीज है, वो ऐसे खींच रही है तो वो किधर ही नहीं जाएगी, मतलब निरस्त हो जाएगी, वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये दोनों तो दोनों अपोजिट दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों तो इसके ऊर्ध्वाधर घटक में डी बी कोस अल्फा है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। जबकि ये जो एक्स एक्स का घटक है, ये क्षैतिज घटक है, ये दोनों एक ही दिशा में है, एक डायरेक्शन में है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और इस चुंबकीय क्षेत्र में योगदान देंगे। तो हम हमारी शुरू करते हैं। देखिए, ये तो आपको समझ में आएगा ना, इसके कारण ये हमारा ये जो कोण है 90 डिग्री, ये इस अल्पांश, ये अल्पांश है डीएल, ये बिंदु पी है, इसकी दूरी आर, ये है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये सिस्टम ऐसा है, यानी कि जो डीएल है उसके ऊपर ये जो आर है वो लंब है, यानी कि 90 डिग्री है। तो थीटा का मान हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री। बायो सावर्ट का नियम क्या है, अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बायो सावर्ट के नियम में म्यू नोट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया, इसके ऊपर हमने मान रख दिया साइन थीटा, थीटा हमारा 90 है क्योंकि ये लंबवत है, ये आर का मान हमने रख दिया, तो ये हमारा इक्वेशन 2। अब देखिए, हमने इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लिया है। अब हमें ये देखना है कि जो ये ऊर्ध्वाधर घटक है, ये तो दोनों आपस में निरस्त हो जाएंगे, अपोजिट दिशा में होने के कारण, अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ये दोनों निरस्त कर देंगे। देखिए, डीएल अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक, ये जो घटक है ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों आपस में निरस्त कर देंगे। तो वाई एक्स के ऊपर, यानी कि इस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। दोनों अपोजिट साइड में है तो इसका मान, ये चुंबकीय क्षेत्र 0 कर देंगे वाई एक्स पर। तभी तो हमारी हेडिंग है कि वर्ताकार धारावाही कुंडली के एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र। हमने ये क्यों नहीं, हम ये भी तो लिख सकते हैं कि वाई एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र। वाई एक्स पे कैसे, ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये निरस्त हो जाता है, तो बाकी एक्स पे बचता है। तो इस वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण इस एक्स पे चुंबकीय क्षेत्र लगेगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो वाई एक्स पर तो इन अपोजिट डायरेक्शन में घटक होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र निरस्त हो जाएगा। अब हमें एक्स एक्स, ये लाइन आएगी सेम, बस यहाँ हो जाएगा कि डीएल अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, यानी कि ये जो क्षैतिज घटक है ये एक आपस में जुड़ जाएंगे और इस बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में अपना योगदान देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, ये देखिए
ये तो देखिए एक अल्पांश के कारण, इस पे तो बहुत सारे अल्पांश है छोटे छोटे, तो डी बी साइन अल्फा, डी बी साइन अल्फा बहुत सारे होंगे, तो हम उन सबका इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी कि हम उन सबका समाकलन कर देंगे, तो हमारे पास एक्स पर कुल चुंबकीय क्षेत्र में जो इनके द्वारा जो योगदान होगा वो हमारे पास आ जाएगा। ये हम इक्वेशन कर लेते हैं 3। अब देखिए हमारे पास यहां से डीबी का मान हमें पता है, साइन अल्फा डीबी का मान हमें पता है, यहां से ये देखिए इक्वेशन 2 से हम डीबी का मान यहाँ पे रख देंगे, हमारे इस एक्स पे कुल चुंबकीय क्षेत्र हमारा आ जाएगा। मैंने कहा था ना हम इसका समाकलन कर देंगे, तो समाकलन करने के बाद इस बिंदु P पर वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमने इसका समाकलन कर दिया। इसमें हमें डीबी समीकरण 2 से हमने बायसॉट के नियम इस 1 अल्पांश के कारण निकाल लिया है। अब साइन अल्फा ये हम कैसे निकालेंगे? साइन अल्फा देखिए, साइन अल्फा हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब क्या है? आर। ये इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज के कारण आप पहले यहां तक कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, हमने कर लिया एक्स एक्स के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लिया कि बी एक्स बराबर समाकलन कर देंगे डी बी साइन अल्फा। ये हमने इक्वेशन हमारी 3 निकाल ली थी। तो वाई एक्स पर तो निरस्त हो जाएंगे, केवल एक्स एक्स क्षैतिज घटक पर ये जुड़ेंगे। तो हम जोड़ने के लिए हमने, क्योंकि जोड़ने के लिए हम समाकलन का यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, वो हमने कर दिया। डीबी का मान हमने इक्वेशन 2 में निकाल रखा है। साइन अल्फा हम इस त्रिभुज से निकाल सकते हैं क्या? कि त्रिभुज ओ डीएल पी में, ये हमारा त्रिभुज है ओ डीएल पी, इस त्रिभुज में हम साइन अल्फा मान निकाल सकते हैं ना? निकाल सकते हैं भाई। साइन अल्फा क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। इनकी साइन क्या होता है? साइन होता है लंब बट्टा कर्ण, होता है कि नहीं बती? लंब बट्टा कर्ण होता है ना। साइन लंब हमारे पास क्या है? आर, थीटा ये सामने वाली भुजा आर, और ये आज लंब बट्टा कर्ण क्या? ये हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू रख दो इक्वल, लंब कितना है? आर, लंब आर, ठीक है। कर्ण आर, ये कैपिटल आर, इसकी वैल्यू हम रख देंगे। तो हमारे पास साइन अल्फा का मान, साइन अल्फा हमें पता है लंब बट्टा कर्ण से हमने आर अपॉन आर यहां से निकाल लिया। लंब आर है और कर्ण आर, ये स्मॉल आर है। तो हम यहां पे लिख देंगे कि इस समीकरण 3 के अंदर हमारा जो डीबी का मान और साइन अल्फा का मान यहां से आएगा, डीबी का मान इक्वेशन 2 हमने निकाल रखी है, उससे हम इसके अंदर प्रतिस्थापन करते हैं। देखिए रख दो भाई, वैल्यू पुट कर दो। तो एक्स के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र होगा डीबी, हमने क्या निकाला था? म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 था नहीं किस दो में, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई आर हमने ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, और साइन अल्फा का मान है आर अपॉन आर। ठीक है, कुछ नहीं किया, साइन अल्फा की वैल्यू इस त्रिभुज से निकाल ली, और डी भी हमने बायोसावर्ट के नियम से इस अल्पांश के कारण उत्पन्न बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बायोसावर्ट के नियम से इक्वेशन 2 में निकाला। डीबी का मान और साइन अल्फा का मान इक्वेशन 3 में रख दिया, और अब हम इसे आगे कैलकुलेट करना है, बस हमारा हो गया। बेसिक तो यही है, ये हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट, ये हम इसको सॉल्व करते हैं, की वैल्यू रख देते हैं। तो बी एक्स समाकलन म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इंटू आर अपॉन इस आर की वैल्यू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब देखिए ए 2 घात यहां पे है और 1 घात यहां पे है, कितनी हो जाएगी? 2 और 1 3, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएगी, तो 2 और 1 3 हो जाएगी। तो इसको कर दो म्यू नॉट
आइडियल 4 पाई ये हो जाएगी रूट के अंदर r² प्लस x² इसकी पावर 3। ठीक है, ऊपर हमारा हो जाएगा ये r हमारा चल रहा है ऊपर, ये हमारी जुड़ गई। अब हम ये देखिए ये रूट है, इसको हम रूट को क्या ले सकते हैं 1/2, रूट का मतलब आधा, आधी का आता है इसके ऊपर, तो हम इसको आधा करेंगे तो ये हो जाएगी 3/2। ये हो जाएगी, ये रूट हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3/2। ये लो, ये हमारा है। अब देखिए समाकलन किस चीज का होगा, म्यू नॉट नियत राशि है, आई नियत है, और ये 4 पाई ये नियत है, ये आर ये भी नियत है, r² प्लस x² ये भी नियत है, बदल कौन ये अल्पांश है, ये इतना इतना, मतलब इस अल्पांश का इस डीएल का हमें समाकलन करना है। ठीक है, मैं अभी इसको हटा देता हूं, आगे करना है। इतना आप कीजिए एक बार के लिए, फिर हम यहां से आगे चलते हैं। ये सब बाहर निकल जाएंगे, डीएल का समाकलन हो जाएगा। देखिए हमने हमारी वर्ताकार धारावाहिक कुंडली में क्या किया था, समाकलन करने के लिए अल्पांश लिया था, फिर इसकी जो पूरे का 0 से लेके एल तक हमने समाकलन कर दिया, 0 से लेके एल तक, यानी कि इसकी परिधि 2πr, इसकी परिधि से हम इसका इंटीग्रेशन लिमिट रख देंगे, तो हमारे पास पूरी वर्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये आ गया dB इंटीग्रेशन म्यू नॉट आइडियल r/4 ये है r² प्लस x² इसकी पावर 3/2, ये हमने निकाल लिया। अब देखिए जो कांस्टेंट राशि है, नियत राशि है, वो बाहर निकाल लो, जो बाकी बच रही है उसको अंदर कर दो। तो ये dB म्यू नॉट नियत है, आई निश्चित है, आर ये भी त्रिज्या है नियत है, 4 पाई ये भी नियत है, ये एक्स ये भी चेंज नहीं हो रही, ये भी चेंज नहीं हो रही, ये भी नियत है, r² प्लस x² इसकी पावर 3/2। तो अंदर क्या बचा डीएल इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, अल्पांश छोटे छोटे हैं तो इसकी परिधि हो जाएगी 0, इसकी लेंथ यानी कि 0 से परिधि कितनी होती है 2πr। ठीक है 2πr। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, कर दो भाई, dB म्यू नॉट IR/4 r² प्लस x² इसकी पावर 3/2। इंटीग्रेशन हमने किया तो इसका जाएगा dl का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, लिमिट रखेंगे तो 2πr हो जाएगी। अब उच्चतम सीमा और फिर माइनस निम्नतम, ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये रहेगी हमारी 2πr। इंटीग्रेशन करेंगे ना हम, अरे भाई कर लेना इसका, तो dl का 1 हो जाएगा, फिर हम सीमा रखेंगे तो उस सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 2πr रखो, सॉरी ये कैपिटल है, 2πr माइनस उस सीमा माइनस निम्न सीमा, ये 0, यानी कि 2πr आ गया ना इसका, तो ये रहेगा 2πr। अब देखिए ये r कैपिटल है, सॉरी ये देखिए r त्रिज्या ना इसकी, r त्रिज्या, तो इसका परिधि 2πr हो जाएगी, ये 2πr, 2 से ये 4 कितनी बार गया 2 बार। ठीक है भाई, ये पाई से तो पाई गया, इस 4 से ये 2 बार, ये बच गया 2, ये r से ये हो जाएगा इंटू मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई r², ये r ये r² अपॉन 2, पाई से पाई कैंसिल हो गया था, 2 से ये 4 2 बार गए तो ये 2, फिर अंदर बचा r² प्लस x² 3/2। ये हमने, ये आ गया हमारा, देखिए x इस क्षैतिज घटक के ऊपर bx के कारण चुंबकीय क्षेत्र ये हमारा आ गया। अब टोटल चुंबकीय क्षेत्र, टोटल तो y और x क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों को मिलाएंगे तो होगा, तो अतः इस बिंदु P पर वर्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र वो कितना हो जाएगा, अतः कुल चुंबकीय क्षेत्र ये B इज इक्वल टू हो जाएगा
क्षैतिज के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र प्लस ऊर्ध्वाधर के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र, एक्स एक्स के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र, वाई एक्स के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हो जाएगा अपना ये, और बी वाई हमने 0 निकाला ही था, तो ये ऐसे का ऐसा यहाँ पे आ जाएगा म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2। ये है हमारा वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, ये आया है भाई इक्वेशन नंबर 4, इसका मात्रक टेस्ला। ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये लो भाई, हमने इस कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ये याद कर लिया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2। ओके, यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र का। देखिए ये हमने एक्स एक्स के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, अब हमें कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो हम दोनों यानी बी एक्स के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र था उसे और बी वाई के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र था उसे, दोनों को जोड़ देंगे। बी एक्स के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र हमारा ये था, ये रहा, और बी वाई पे कोई चुंबकीय क्षेत्र था ही नहीं, तो +0 यानी कि यही हो जाएगा। यानी कि इस वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा। यदि इस कुंडली के n घेरे हो, वर्ताकार धारावाही कुंडली, उसमें हमने क्या किया था, केंद्र पर था तो म्यू नॉट आई अपॉन आर 2r, यदि उसके n घेरे हो तो हमने n से मल्टीप्लाई किया था। इसी प्रकार यहाँ पे यदि n घेरे हो तो हम इसे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। म्यू नॉट एन आई यहाँ पे लिख दो भाई, इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा n घेरों के लिए चुंबकीय क्षेत्र। यहां पे लिख ही देता हूं मैं, n घेरे हो तब चुंबकीय क्षेत्र। तो कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर, म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये हमारा यदि कुंडली के n घेरे हो तब। ये हमने चुंबकीय क्षेत्र का मान याद कर लिया है। अब हम इसके ऊपर अलग अलग केसेस अप्लाई करेंगे। यदि यह बिंदु P, अब देखिए आप, यदि यह बिंदु P इस सेंटर पे हो, यानी कि x इज इक्वल टू 0, यानी कि यदि इस x का मान 0 हो जाए, इसका मान 0 होगा, तो इसका मतलब यह बिंदु P इसके केंद्र पर होगा। अब हमें इसके अंदर देखेंगे, हमने केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र पहले निकाल रखा है, अब इसके द्वारा देखेंगे कि क्या इतना आना चाहिए भाई, वर्ताकार धारावाही कुंडली का केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तो इतना हमने निकाल रखा है, क्या इतना ही आता है? तो वो हम देखेंगे, इस x का मान 0 रख के देखते हैं कि ये इतना आता है। ये तो n घेरों के लिए है, मतलब इतना, इस x का मान 0 रख के देखते, इसका मान 0 होगा तभी तो ये बिंदु P केंद्र पे आएगा। यदि बिंदु P केंद्र पे हो मतलब x इज इक्वल टू 0, ये 0 करके हम यहाँ पे देखेंगे। यदि हमारा मान ये आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो हमने ये बिल्कुल करेक्ट किया है। देखिए यहां तक कीजिए पहले आप। तो हमने इस कुंडली के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ये हमने इस कुंडली के ऊपर, कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं कि यदि यह बिंदु P यहां न होकर इस केंद्र पर हो, यदि केस फर्स्ट हमारा, यदि बिंदु P केंद्र पर स्थित हो तब x बराबर 0, यानी कि ये 0 हो जाएगी तब ये बिंदु यहाँ केंद्र सेंटर पे आ जाएगा। तो यहाँ इस सूत्र के अंदर हम x का मान 0 रखते हैं, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर, इसका मान 0 यानी कि 0 इसकी होल पावर 3/2। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट
आई आर स्क्वायर टू, ये स्क्वायर और स्क्वायर ये कैंसिल, तो इसकी पावर बचेगी 3। देखिए ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी आर की पावर 3 बचेगी। इस आर की पावर 3 से आर की पावर 2 ये कैंसिल, यहाँ पे एक आर बचेगा, तो हमारा आएगा म्यू नोट आई अपॉन 2r। ये देखिए बी सेंटर, यानी कि इस कुंडली के केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नोट आई अपॉन 2r हमने इससे निकाल लिया है। और हमने पीछे निकाला था केंद्र वर्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2r। वहां भी इतना ही आया था और यहां भी इतना ही आया है, मतलब हमारा ये बिल्कुल सही है। अब हम इसके ऊपर करेंगे कि ये बिंदु है वो इस त्रिज्या के आधा हो, यानी कि इसकी जो x है वो r/2 हो, त्रिज्या से आधी हो, तब हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, केस फर्स्ट में हमने कर लिया कि x बराबर 0 हो। अब हम केस सेकंड करते हैं कि जो ये बिंदु P है वो इसके त्रिज्या, ये जो वर्ताकार कुंडली है इसकी त्रिज्या की आधी दूरी पर हो, यानी कि जो x का मान है वो त्रिज्या का आधा। मान लो यदि ये त्रिज्या 8 मीटर है, 8 मीटर, तो x का मान 4 मीटर, यानी कि त्रिज्या की आधी दूरी पर बिंदु P हो, तब इसका मान, इस कुंडली के कारण उस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। मान ये देखिए ये कोई कुंडली है हमारी, इसकी त्रिज्या है 2 मीटर, ठीक है, तो हमारा बिंदु P है वो 1 मीटर दूर होगा, तो इसके ऊपर हमें हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, यानी कि जो x का मान है वो r/2, यानी कि त्रिज्या का आधा हो जाए, x की दूरी है वो त्रिज्या की आधी हो, तब बिंदु P पर इस कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो हमारा टॉपिक ये हमारा केस 2 है, यदि x इज इक्वल टू r/2, बिंदु P, यानी कि बिंदु P त्रिज्या की आधी दूरी पर हो, यानी कि त्रिज्या को आधी करने पर जो दूरी है वहां पे बिंदु P हो, यानी कि x का मान है वो r/2 हो, यानी कि त्रिज्या का आधा हो, तब हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो कुंडली पर चुंबकीय, इस कुंडली वर्ताकार कुंडली के कारण इस बिंदु P पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या आया है, B चुंबकीय क्षेत्र आया है म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस r स्क्वायर इसकी होल पावर 3/2। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र आ रखा है, इसमें हमें x का मान r/2 यानी कि त्रिज्या का आधा r/2 रखना है। यानी कि आप ये समझिए यदि ये त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ये ऐसे रखी हुई है, यदि ये त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो इसका आधा यानी कि 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो इसकी आधी यानी कि 8 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या आधी यानी कि 4 मीटर। 4 मीटर यहाँ पे बिंदु P हो, यहाँ पे बिंदु P हो तो इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो देखिए हमें x का मान, ये x है, इसकी वैल्यू रखनी है r/2, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, x की वैल्यू है r/2 यानी कि त्रिज्या का आधा r² 3/2। तो इसका हम सॉल्यूशन कर देते हैं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, इसका लघुत्तम करने पर इसकी जो स्क्वायर से बाहर निकालेंगे ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा r², इसको ऐसे कर दो r² बट्टा 4 प्लस r², इस पूरे की होल पावर 3/2। इसका लघुत्तम करके हम कर देंगे इसको b इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन r², 2, इसका लघुत्तम आ जाएगा 4, तो ऊपर बचेगा r² प्लस 4r², इसकी होल पावर 3/2। b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई r², 2,
ये हो जाएगा 5r² अपॉन 4 इसकी होल पावर 3/2। अब देखिए ये होल पावर, ये स्क्वायर है वो r की है। यदि हम इस पूरे की स्क्वायर करते तो इस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे ये जो पावर है वो 3 बच जाएगी। तो इस पूरे को स्क्वायर करने के लिए हम कर देंगे √5r/2। तो इसका हम पूरे का होल स्क्वायर लिख देंगे। देखिए हम 5r² है अपॉन 4 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √5r/2। इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो वापस हमारे पास ये आ जाएगा। तो हम इसको हम इस रूप में लिख देंगे। तो ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b = μ0IR² अपॉन 2 √5r/2 का होल स्क्वायर और इस पूरे की पावर 3/2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारी आगे कैलकुलेशन, इसको हम आगे कर लेते हैं। b = μ0IR² अपॉन 2, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ये हमारे पास है 3। तो √5 का हम 3 बार करेंगे तो यह रहेगा 5√5, यानी कि 5√5। √5 का यदि हम 3 बार करते हैं तो एक तो स्क्वायर होके, यानी कि √5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब यही है। तो √5 और √5 मल्टीप्लाई होके बच जाएगा 5 और इधर बचेगा √5। तो ये हो जाएगा 5√5, इसका हमने कर दिया। फिर ये r³ अपॉन ये 2 इसकी क्यूब हो जाएगी 8। इस r² से ये r³ कैंसिल, यहाँ बचेगा 1r यहाँ बचेगा। इस 8 से ये कटेगा, ये इधर बचेगा। इस 2 से 8 4 बार, तो ये 4 ऊपर चला रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा b = 4 μ0I अपॉन ये है 5√5, यहाँ एक r हमारा बचा हुआ है। तो अब हम इसको दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8 μ0I अपॉन 5√5 2r। तो देखिए μ0I अपॉन 2r ये हमने सेंटर के ऊपर निकाल रखा है, μ0I अपॉन 2r। तो ये तो हो जाएगा सेंटर पर 8 अपॉन √5। तो ये हमारा माना जाएगा 8 अपॉन 5√5। ये हमने μ0I अपॉन 2r ये सेंटर पर निकाल रखा है। तो b सेंटर, यानी कि सेंटर के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र। तो यदि हमारा तिरछा का मान, ये जो बिंदु P है वो तिरछा से आधी दूरी पर हो, तो केंद्र से 8 अपॉन 5√5 गुना ये होगा। तो इसकी हम कैलकुलेट कर देंगे। तो इसका मान आएगा 0.72 b सेंटर। यानी कि तिरछा का मान आधा करने पर बिंदु P के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो B सेंटर 0.72 है। ये जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका 0.72 गुना अधिक होगा। ये हमारा, यदि हम तिरछा की आधी दूरी पर बिंदु P को रखें तब ये होगा x का मान r/2 हो। x का मान r/2 हो तब हमारे पास B का मान 0.72 केंद्र के ऊपर होगा, उसका 0.72 गुना होगा। तो ये हमारा टॉपिक है यहाँ पे पूरा हुआ। अब हम हमारे अगले टॉपिक पे और कुछ देखेंगे। बायो-सावर्ट के नियम पर हमारे 2 अनुप्रयोग थे। ये पहला अनुप्रयोग हमने केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र निकाला और दूसरे अनुप्रयोग में हमने इस बिंदु वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला। ये हमारे 2 अनुप्रयोग थे बायो-सावर्ट नियम के, वो हमारे पूरे हुए। ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ। अब हम हमारे अगले वीडियो में कोई दूसरा टॉपिक देखेंगे। जय मां भारती, जय हिंद।